नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कहवई। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर। इस महामारी ने करीब 1.5 साल से हम सभी को परेशान कर रखा है। खास करके जो दूसरी लहर आई उसने सबसे ज़्यादा हम सबको प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ वासियों को भी काफ़ी प्रभावित किया। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल जी। अमर जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, अमर जी, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। दूसरी लहर आई, मुझे लगता है कि औसतन हर घर में लोग प्रभावित हुए कोरोना से। उसके बाद जो लहर जब समाप्त हुई है, अब पोस्ट कोविड दिक्कतें आ रही हैं। तो ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्या तैयारी नहीं थी? क्या पोस्ट कोविड को लेकर के क्या होना चाहिए था? आप क्या मानते हैं? अगर हम कोरोना के प्रथम चरण को देखें तो प्रथम चरण में अगर व्यक्ति के घर में कोई एक कोरोना पॉजिटिव आया, वो आइसोलेट हुआ या अस्पताल गया, बाकी परिवार वाले उससे बचे जी। लेकिन अगर हम दूसरे चरण को देखें कोरोना के, तो परिवार में एक व्यक्ति को आया तो पूरे परिवार को आया। और उसका कारण कि जो कोरोना के प्रथम चरण का वेरिएंट था, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट ये दूसरे चरण में आया। प्रथम चरण के समय में कोरोना, हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ही इसके बारे में अनजान थी, और धीरे धीरे अनुभव के आधार पर एक कोरोना से बचने का प्रोटोकॉल तय हुआ जी। लेकिन दूसरे कारण, क्योंकि कोरोना के साथ सबसे बड़ी वो दिक्कत जो है कि ये बार बार रूप बदल रहा है, तो दूसरा चरण रूप बदल के आया। तो वास्तव में अगर हम देखें तो प्रथम चरण के अनुभव के बाद बार बार दुनिया के जो उदाहरण सामने आ रहे थे कि द्वितीय चरण आ सकता है जी। तो उस द्वितीय चरण के बारे में हमको जो सावधानी करनी चाहिए थी, प्रारंभिक तैयारी करने चाहिए थी, सरकार से वहां चूक हुई। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि जब हमको मालूम था कि कोरोना के प्रोटोकॉल में रेडमीडेसिविर है, तो उसकी पूरी तैयारी नहीं होने के कारण रेडमीडेसिविर की कालाबाजारी हुई। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 20-25 हजार में एक इंजेक्शन बिकी, जिसकी कीमत मात्र होलसेल में तो बहुत ही कम है, अगर रिटेल में हिसाबें तो 3000 की थी जी। इसी प्रकार से जो एंटीवायरल है या जो स्टेरॉइड दवाई है, उसकी कमी हुई। और दूसरे कार्यकाल में जो एक सबसे कमी जो इस सरकार की दिखाई दी, सरकार ने जो निजी अस्पताल है, उस निजी अस्पताल के लिए नोडल अधिकारी बनाए कि आम जनता को बेड उपलब्ध हो जाए। रेट पे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की कि जिससे सस्ता इलाज उपलब्ध हो जाए। लेकिन सरकार यहाँ पर तैयारी करती हुई दिखाई दी, लेकिन क्रियान्वयन में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अभी मैंने एक स्टेट बैंक की ऑडिट रिपोर्ट देखी, उसने पूरे देश के फिगर के साथ ये कहा है कि निजी अस्पताल में जो भी गया है, न्यूनतम 1.5 लाख रुपए का एवरेज यहाँ पर आया है। वास्तव में अगर देखें तो एक मध्यम परिवार के लिए जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उनके लिए बड़ी कठिनाई है कि 1.5 लाख रुपया देना। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, कोविड अस्पताल जिनके पास सुविधाएं नहीं, जिनके पास संसाधन नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, उनको भी कोविड अस्पताल शुभारंभ करने की जो अनुमति दी गई, उससे भी आम आदमी जहां एक तरफ इलाज के अभाव में दम तोड़ता नजर आया, दूसरी तरफ इलाज होने के बाद आर्थिक रूप से टूटता हुआ नजर आया। और सबसे आपत्तिजनक बात, हमारे
केंद्र की सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में गरीबी रेखा के नीचे जो है उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में है। हमारे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 50,000 तक गरीबों को, 50,000 तक APL को एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से हमने अलग बनाया, और 50,000 से ऊपर जो लगता था उसके लिए एक संजीवनी योजना बनाई थी। इन सारी योजनाओं को मर्ज करके बहुत सी योजनाएं नेशनल हेल्थ मिशन में भी चलती थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक आयुष्मान पोर्टल बनाया और उस आयुष्मान पोर्टल में स्मार्ट कार्ड को खत्म किया, राशन कार्ड के हिसाब से उसका इलाज प्रारंभ किया, और बहुत से अस्पताल जो इस समय कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित हैं उनमें आयुष्मान पोर्टल में उनका टाइप है। लेकिन इस कोरोना काल में मैं जहां तक समझता हूं कि सैकड़ों की संख्या में मिले, मतलब 3 अंक से नीचे लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिला। तो सरकार को इस बात पे गंभीर चिंतन करना चाहिए कि जहां इस दूसरे चरण में लाखों लोग हमारे कोरोना से पॉजिटिव थे, उसमें गरीब भी थे, उनको जब आयुष्मान का लाभ नहीं मिला तो क्या शासकीय मिशनरी को ये सब देखना नहीं चाहिए था? अधिकारियों को देखना नहीं चाहिए था? क्या उनको और गरीब बनाया गया? क्यों नहीं उनको लाभ मिला? लेकिन सरकार तो कहती कि उनका इलाज फ्री में कराए, उनको योजनाओं का लाभ मिला, और साथ ही जो पोस्ट कोविड है उसको लेकर भी सरकार तैयारी में है। नहीं, देखिए, सरकार शासकीय अस्पतालों में जरूर इलाज हुए हैं, लेकिन निजी अस्पताल जो आयुष्मान पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उनको लाभ क्यों नहीं मिला? जी, उनसे नकदी पैसा लिया गया जी। या तो सरकार को उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए जी। और जहां तक पोस्ट कोविड का सवाल है जी, भारत सरकार ने भी कुछ घोषणा की है कि पोस्ट कोविड जिनके माता पिता नहीं हैं उनको मदद करने का हमारी छत्तीसगढ़ की भी सरकार ने की है। लेकिन आज पोस्ट कोविड के सर्टिफिकेट उसमें बहुत सी अनियमितताएं हैं और सरकार को बहुत गहराई के साथ इसका अध्ययन करना चाहिए। कई उदाहरण मेरे सामने आए कि मान लो किसी को कोविड हो गया, 6 दिन के बाद वो कोविड से नेगेटिव आ गया, लेकिन पोस्ट कोविड कह लें या कोविड के दरमियान कह लें जो दूसरे ऑर्गन डैमेज हुए उनको कोरोना से उनकी डेथ नहीं मानी जा रही है और उनके जो परिजन हैं वो उस लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो सरकार को इस बात पे पुनर्विचार करना चाहिए कि भले ही कोविड नेगेटिव आ गया पॉजिटिव व्यक्ति, लेकिन कोरोना के पोस्ट इफेक्ट के कारण किसी की डेथ हुई है, उसके टाइम लिमिट तय कर लेंगे, 1 महीना 2 महीना, या अस्पताल में ही कोविड नेगेटिव आ गया लेकिन दूसरे ऑर्गन के कारण उसकी डेथ हुई है, तो उनको भी कोविड पेशेंट मानना चाहिए। नहीं तो सरकार की जो योजनाएं हैं इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सर्टिफिकेट पोस्ट पॉजिटिव का और नेगेटिव का, या जो उसके अब ब्लैक फंगस है, कार्डिक अरेस्ट है या क्लॉटिंग है, तो बहुत से लोगों की डेथ नेगेटिव आने के बाद भी 1 महीने 2 महीने के अंदर हुई है। ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ मिलना चाहिए और सरकार को इसके बारे में पुनर्विचार करके इस पूरी नीति में संशोधन करना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर के खास करके विवाद एक उपजा था केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। पहले तो ये कहा गया कि अब 18 से जो ऊपर उम्र वाले हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट लगवाएगी, और बाद में अब घोषणा हुई है कि अब केंद्र सरकार लगवाएगी। इस विवाद में आखिर वजह क्या थी और क्यों केंद्र सरकार ने पहले ये नहीं कह दिया कि 18 प्लस को हम लगवाएंगे? देखिए, इसमें अगर हम देखें जी तो हमारे यहाँ वैक्सीन का प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ हुआ और फरवरी तक अगर हम देखें
तो ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा था जी। क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन के हिसाब से पहले जो फ्रंट लाइन में थे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ से जुड़े हुए हैं, ये जो सुरक्षा में हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी गई। कहीं पर पूरे देश में कोई शिकायत नहीं है। इसकी गड़बड़ी की शुरुआत होती है जब कुछ राज्यों ने ये मांग की कि वैक्सीनेशन में हमको भी दिया जाना चाहिए। अब एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में फरवरी में हमारा विधानसभा का सत्र हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं मुफ्त में वैक्सीन दूंगा। जब केंद्र की सरकार ने कह रखा है कि वो वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने इच्छा दर्शाई कि ये राज्य का विषय है और राज्य को मिलना चाहिए। जब बहुत जगह मांग हुई तो केंद्र की सरकार ने कहा ठीक है, 18 से 45 साल के जो युवा हैं वो लगभग 25% अगर टोटल वैक्सीनेशन का देखें, तो केंद्र की सरकार को लगा नहीं, राज्य सरकार भी अगर करना चाहती है तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए, दिया। लेकिन जैसे उनको अवसर मिला, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 18 से 45 की जो नीति बनी वो आर्थिक आधार पे और जातीय आधार पे पूरी, मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो हमारी सरकार ने तय किया पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। लोग गए, जनहित की याचिका लगी, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग सेंटर, केपीएल का अलग होगा, बीपीएल का अलग होगा। अगर बीपीएल का नहीं आया, एपीएल के 5 लोग हैं तो उनका वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार 10 आदमी न्यूनतम जरूरी है। तो उसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ का वैक्सीनेशन कार्यक्रम बहुत पीछे गया। फिर बाद में मांग उठाने लग गए कि हम ग्लोबल टेंडर नहीं कर सकते, हमको ज्यादा रेट में मिलेगी। तो जब ये सारे विषय राज्य सरकार के करने में उनको असुविधा महसूस हुई, फिर इन्होंने केंद्र से आग्रह किया। केंद्र ने उसके बाद घोषणा की कि अब ये पूरा कार्यक्रम केंद्र की सरकार के द्वारा संचालित होगा और 75% सारे वैक्सीन का प्रोडक्शन केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा और दिया जाएगा मुफ्त में। 25% जो स्वेच्छा से अगर दूसरी जगह लगवाना चाहें तो अस्पतालों को एक रेट तय करके वो तय किया गया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 22 जून से ये प्रोग्राम फिर से प्रारंभ होगा और एक व्यवस्थित रूप से होगा, क्योंकि इस कोरोना का एकमात्र अगर कोई स्थायी रूप से समाधान है तो वैक्सीन है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि 26 करोड़ डोज दुनिया के सर्वाधिक हमारे देश में लगे हैं। कोई अलग बात है कि आबादी के हिसाब से परसेंटेज में हम भले कम हो जाए, अगर संख्या में जाए तो एक है। और केंद्र की सरकार देख रही है, राज्य सरकार सारी उसमें सहयोग करेंगी। निश्चित तौर पे राज्य भी चाहती है, केंद्र भी चाहती है कि कोरोना से हम बाहर आए। वैक्सीनेशन उसमें एक सहायक सिद्ध होगा। वैक्सीन को लेकर काफ़ी अफवाह फैलाई जाती है और काफ़ी लोग गांव में जो है वो डर रहे हैं। इसमें इनका डर का कोई कारण नहीं है। वास्तव में इसकी शुरुआत में ही जो इसका राजनीतिकरण हुआ, अगर आपको याद हो कि मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव ने बोला कि ये भाजपा वैक्सीन है। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में देखें तो कोवैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसको नहीं लगवाना है। तो शुरुआत में ही जो इसमें राजनीति आई, जब राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग अगर कोई बात करते हैं तो दूसरे लोगों को भी अवसर मिलता है। तो फिर वहीं से शुरुआत हुई। फिर गांव-गांव में हल्ला हुआ कि इससे बच्चे पैदा नहीं होते, कहीं हल्ला हुआ कि इसको लेते किसी की डेथ हो गई। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खाली परसों ICMR का आया है कि 0.001 एक डेथ हुई है, जिसको स्वीकार किया गया है। तो वैक्सीन इस कोरोना का स्थायी समाधान है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब लगवा रहे हैं तो सबको मैं ऐसा मानता हूँ कि जीने की इच्छा होती है। तो शुरुआत जब बड़े लोगों से हुई है, इसमें किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। मेरा तो सबसे आग्रह है
कि इसका स्थायी समाधान जी। वैक्सीन ही है और वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। अब जो बात हो रही है दूसरी लहर पूरी तरह से ख़त्म होने की ओर है, तीसरी लहर को लेकर के एक डर है और ख़ास करके ये कहा जा रहा है कि अब बच्चों पे अटैक होगा और 18 साल से कम उम्र पे ये अटैक करेगा। तो उसको लेकर के जो तैयारी आप देख रहे हैं, क्या तैयारी होनी चाहिए? और ख़ास करके जैसे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह जो लगाने को कहा गया था, उस पर किस तरह की तैयारी करते हैं? कोरोना का जो वायरस है ये रूप बदल रहा है। हमने हमारे देश में देखा कि पहले चरण में जो कोरोना आया और दूसरे चरण में जो कोरोना आया उसने अपना रूप बदल लिया, और तीसरे भी कल परसों जो वैज्ञानिकों का बयान आया है, पहले जो हमारे यहाँ दूसरे चरण में वेरिएंट आया डेल्टा, जो बहुत ही मजबूत है और बहुत जल्दी इन्फेक्शन बढ़ाता है, अब उससे भी मजबूत होके डेल्टा प्लस जी। और अगर हम दुनिया के उदाहरण देखें, खासकर अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण देखें, वहाँ 60% वैक्सीनेशन होने के बाद जो थर्ड वेरिएंट आया उससे ब्रिटेन में दिनों दिन फिर से कोरोना के पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है। और तीसरा वेरिएंट भारतवर्ष में भी डेल्टा प्लस, ये एक दो जगह पहचाना गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में कोरोना का तीसरा फेज नहीं आएगा, लेकिन हमको इसकी तैयारी पूरी करनी चाहिए। एक तो इसका जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि बार बार जब ये रूप बदलता है तो प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जिन देशों में तीसरा वेरिएंट आया, सिमिलर सिम्टम्स हैं, वहाँ के जो अनुभव है वो अभी से हमको कलेक्ट करना चाहिए, इसका प्रोटोकॉल तय होना चाहिए। दूसरे चरण में जो अनियमितताएं हुई, जिस प्रकार से दवाइयों का अभाव हुआ, जिस प्रकार से निजी अस्पतालों ने कहना चाहिए कि मनमाने रूप से पैसा लिया, उसके अभी से सिस्टम बनना चाहिए। तीसरा जो नीचे लेवल तक है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन सीमित है। अब जैसे गांव में है तो गांव में जो मितानिन है उनकी मितानिन पेटी पे पूरी दवाई अभी से रहे। फिर क्योंकि ये वेरिएंट बदला हुआ है, हर मितानिन को तो नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ प्रमुख मितानिनों को गांव में एक उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि तीसरा वेरिएंट है, इसका ये प्रोटोकॉल है, ये सिस्टम से हमको काम करना है। और उनको एक एक मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो किसी का 3 दिन का 4 दिन का इन्फेक्शन है, वो अस्पताल के लायक में है, तो उसके सिम्टम्स कम से कम जिला स्तर पे जाए, और जिला स्तर पर एक कमांड रूम बनाना चाहिए कि जहां से भी मितानिन मैसेज करती है या दूसरी जगह से मैसेज आते हैं, उसका एनालिसिस करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। और अभी से जो भी अस्पतालें हैं, जो व्यवस्था करनी है, और जो कोविड को समझते हैं उनको, दूसरे का चरण में हम सब ने महसूस किया कि जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं या जो दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको उनके नर्सिंग होम को कोविड अस्पताल का कहना चाहिए मान्यता दी। तो ये सारी चीजों का विचार करके दूसरे चरण के हमारे बहुत खराब अनुभव है, उन सब की कमियों को दूर, क्योंकि तत्कालिक समय में इन्फेक्शन रेट ज्यादा होता है, एक्टिव पेशेंट जब ज्यादा होते हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बनता है। तो आज हमारे पास समय है, हालांकि पेपर में मैं समाचार पढ़ता हूँ, सरकार निर्देश भी दे रही है और सब कहते भी हम तैयारी करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तीसरा चरण आएगा फिर अफरा तफरी होगी, फिर वही अव्यवस्था होगी। तो अलर्ट रहना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मैंने कई विशेषज्ञों को पढ़ा है, ये कहना मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल बच्चों को लपेट में लेगा। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य का खंडन किया है, किसी को भी चपेट पे ले सकता है। वैक्सीन को लेकर ही अगर हम देखें तो जिनको 2 डोज भी वैक्सीन लगी है उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा वैक्सीन के सारे मैन्युफैक्चरर साइंटिस्टों का दावा है। तो इस 2 महीने में वैक्सीनेशन बहुत तेजी के साथ
हमको करना चाहिए और उसके बाद जो तैयारियां हैं उसको करना चाहिए। जो गलतियां हमने दूसरे चरण में की थी उसको अनुभव में लेते हुए अभी से तैयारी करना चाहिए, जिससे हमारे तीसरा फेज अगर हमारे यहाँ आया भी तो हम बहुत ज़्यादा जनता परेशान ना हो, सरकारें परेशान नहीं हो और हम इस कोरोना से बाहर आ जाएं। अभी सरकार कह रही है कि जो जिला अस्पताल है और CSC है उसको उन्नत किया जाए और उस पर सारी सुविधाएं डेवलप की जाए। क्या हो सकता है क्या वहाँ बेहतर? मैंने 7 साल स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया है। सरकार को ब्लॉक स्तर के सारे जो CSC उसको अपग्रेड पहले भी थे, अब और होंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस है, रोज टेक्नोलॉजी बदलती है, सुविधा बदलती है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, इक्विपमेंट ला सकते हो, लेकिन आप स्ट्रेंथिंग करने के बाद भी एक अच्छी सुविधा दे पाएंगे, मुझे इसके ऊपर डाउट है, क्योंकि 7 साल के मेरे अनुभव है। इसमें टोटल जो हमारे पास छत्तीसगढ़ में मैन पावर है, निजी डॉक्टर हैं, निजी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या हेल्थ अपने वर्कर हैं, या दूसरी विधाएं हैं, आयुष की हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत कहना चाहिए, हेल्थ इंडिकेटर का मालूम है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इन सबका आकलन करके किस लेवल पे किसका उपयोग करना, वैसी एक समग्र नीति की जरूरत है। नहीं तो अगर हम शासकीय भरोसे अगर हम चाहें, शासन की इच्छा हो सकती है अच्छा से अच्छा करने की, लेकिन 7 साल के मेरे जो अनुभव है, मुझे संदेह है कि सारी चीज करने के बाद भी हम एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा को खड़ी कर पाएंगे। मुझे संदेह है, इसमें आमूल चूक परीक्षण की जरूरत है। ये जो 3rd वेरिएंट आएगा उससे पहले बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाएगा क्या 18 से? जो नहीं, देखिए अभी वैक्सीन का 80 से 85 का तो वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन बच्चों का जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि अभी तक केवल अमेरिका में बच्चों को वैक्सीन दी गई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे वाले मैटर में रूमर ज्यादा है। अगर हम दूसरे चरण में देखें तो वो हर परिवार में लगभग सब कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कोई लक्षण नहीं आ जाते, बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं, साथ ही हम उनके साथ खेलते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बहुत से बच्चे कोरोना पॉजिटिव होके, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और वो है वो निकल गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सावधानी रखेंगे। और मैं भारत सरकार भी इसकी चिंता कर रही है, क्योंकि अभी से दुनिया के जो अनुभव सामने आ रहे हैं उसके आधार पर बच्चों के लिए भी क्या प्रोटोकॉल बनना चाहिए, उसके बारे में हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर सब परीक्षण कर रहे हैं, और जो जरूरी भी है। लेकिन ये काम हमको जिस स्तर पर भी करना है जल्दी करना चाहिए, जिससे जो 3rd, एक तो ये उम्मीद करना चाहिए कि नहीं आएगा, और अगर आ गया तो उससे हम न्यूनतम परेशानियों के साथ निजात पा सकें। आप हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं 7 साल छत्तीसगढ़ के। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं आज की स्थिति में? और यदि बेहतर करना है तो किस तरह से बेहतर होना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार चाह के भी कुछ कमियों को दूर नहीं कर सकती, खासकर मैन पावर, पैरामेडिकल स्टाफ, और इसके लिए यहाँ 7-8 मेडिकल कॉलेज भी खुले, नर्सिंग स्कूलों को मान्यता भी दी गई, और उसी के कारण आज थोड़ा सा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हमको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा सा, हालांकि बहुत लंबी चर्चा का विषय है, स्वास्थ्य की नीति में हमको परिवर्तन की जरूरत है। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ लैब, ये जितनी लैब है, अगर हम इनको प्राइवेटाइजेशन कर दें तो एक अच्छे नतीजे आ जाएंगे। क्योंकि आज अगर हम देखें तो सारे गरीबों का इलाज जब हमने इंश्योरेंस के तहत ले लिया, तब निःशुल्क वाला कोई विषय नहीं, उनको तो निःशुल्क मिलना ही है। तो जब सारे हेल्थ इंश्योरेंस हम कर रहे हैं तो उसमें बेहतर सेवा
शासकीय अस्पतालों में निजी सहभागिता से जी नीतियों में परिवर्तन करके हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा बना सकते हैं। जी, कभी सरकार विपक्ष से चर्चा करती है क्या इस बारे में कि कैसे बेहतर व्यवस्था नहीं, बने? देखिए विधानसभा एक फोरम होता है जी जहाँ पर सारे विषय पे चर्चा होती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि विधानसभा में जो चर्चाएं होती हैं वो भी उपयोगी है, उनका भी अपना महत्व है। लेकिन कभी जो हमारे राज्य के विषय है जी इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ ये परिपाटी नहीं है। शुक्रिया अमर अग्रवाल जी, हमसे इतनी लंबी चर्चा और कोरोना पर इतनी शानदार जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमर अग्रवाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। इनका कहना है कि सरकार को अभी से थर्ड वेरिएंट के लिए तैयार होना चाहिए और जो तीसरी लहर आएगी उसको लेकर के स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर तैयारी होनी चाहिए, एक बेहतर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और जो पोस्ट कोविड की जिस तरह की दिक्कतें हैं, मुझे लगता है कि आपने जो सजेशन दिया है उस पर सरकार ज़रूर गौर करेगी कि जो पोस्ट कोविड की जो दिक्कतें हैं और जो कोरोना उनको पेशेंट नहीं माना जा रहा है तो उसका लाभ भी जो ऐसे पेशेंट हैं उनको मिलेगा और ऐसे परिजन हैं उनको मिलेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।